The extraction projections are favorable. And the security contracts are finalized. Excellent. A new era of prosperity for us all. ऐसी सच्चाई जो आपको कभी नहीं बताई गई होगी वो ये कि वॉर कभी भी सडनली नहीं होता, ना ही सिर्फ गुस्से, रिवेंज या पॉलिटिक्स की वजह से होता है। क्या आप जानते हैं वॉर एक प्लान्ड सिस्टम है। जी हाँ, फिर से कहता हूँ, वॉर एक प्लान्ड सिस्टम है। सोचो, जब एक मिसाइल गिरती है, एक शहर बर्बाद होता है, तो कहीं ना कहीं किसी के अकाउंट में शायद प्रॉफिट इंटर होता है। जी हाँ, शायद किसी के अकाउंट में प्रॉफिट इंटर होता है। ये हार्श लगता है, लेकिन यही रियलिटी है। हर वॉर के दो फ्रंट होते हैं, एक जो आप और हम टीवी पे देखते हैं, जैसे कि सोल्जर्स, टैंक्स, डिस्ट्रक्शंस, और एक जो कभी नहीं दिखता, और वो क्या है? एंड दैट इज बोर्ड रूम्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिलियन डॉलर्स डील। और असली डिसीजन वो बैटल फील्ड पे नहीं होता, वो इनके मीटिंग रूम्स में होते हैं। आपको लगता है वॉर्स कंट्रीज लड़ती है? नहीं, असल में वॉर्स सिस्टम लड़वाते हैं और कॉरपोरेशंस उन्हें जीतते हैं। और सबसे डेंजरस बात, जब तक आपको सच का पता चलता है तब तक वॉर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेंडी टॉक्स। मैं हूं वकार, आप सभी का यार। अगर आप वॉर को सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन समझते हो तो आप आधी स्टोरी जानते हो। वॉर एक्चुअली दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है। जी हाँ, 2023 में ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग 2.44 ट्रिलियन तक पहुंच गई डॉलर्स में। यह हिस्ट्री का हाईएस्ट लेवल है। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर यूनाइटेड स्टेट्स था, जिसका स्पेंडिंग अराउंड 916 बिलियन डॉलर है। साथ में चाइना है, जिसका अराउंड 300 बिलियन डॉलर है। फिर रशिया आता है, जो कि 100 बिलियन डॉलर क्रॉस है। देन इंडिया, देन सऊदी अरेबिया। ये सब स्पेंडिंग में नियर अबाउट 100 बिलियन डॉलर है। वेल, ये नंबर्स जो हैं रैंडम नहीं है, ये हर साल ग्रो करते हैं। अब सोचो, अगर पीस गोल होता तो स्पेंडिंग कम होती ना, लेकिन रियलिटी में ये स्पेंडिंग हर साल बढ़ रहा है, चाहे एक्टिव वॉर हो या ना हो। इसका मतलब सिंपल है, वॉर सिर्फ इवेंट नहीं है, परमानेंट इकोनॉमिक सिस्टम बन चुका है। डिफेंस सेक्टर मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट करता है वॉर्स के थ्रू। इंजीनियर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, लॉजिस्टिक्स, एआई डेवलपर्स, सब इसी इकोसिस्टम के पार्ट है। मतलब अगर वॉर डिमांड कम हो जाए तो पूरी इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स कोलैप्स कर सकते हैं। ये एक डेंजरस लूप क्रिएट करता है। मतलब थ्रेट दिखाओ, बजट बढ़ाओ, इंडस्ट्री ग्रो करो, फिर नए थ्रेट्स जस्टिफाई कर दो। इसको कहते हैं मिलिट्री इंडस्ट्री डिपेंडेंसी। आप जानकर हैरान होंगे कि इस सिस्टम में पीस यानी कि शांति वो एक्चुअल में एक प्रॉब्लम बन जाता है और टेंशन एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है, बिल्कुल उल्टा। और यही सबसे बड़ा डार्क ट्रूथ है इस सिस्टम का। दुनिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे ही बन चुके हैं जिसमें वॉर की पॉसिबिलिटी ही ग्रोथ का मानो इंजन सा लगता है। सोच कर देखो कि वॉर स्टार्ट होते और गवर्नमेंट्स तुरंत वेपन्स को खरीदना शुरू कर देती है, लेकिन यही वेपन्स कौन बनाता है? गवर्नमेंट खुद नहीं, प्राइवेट कॉर्पोरेशंस इन्हें बनाती है। और ये कंपनीज हैं जैसे कि लॉकहीड मार्टिन, जिसका 64 बिलियन डॉलर का टर्नओवर था। फिर नॉर्थरॉप ग्रमन, 26 बिलियन डॉलर का। ये सारे कंपनीज ही ये वेपन्स बनाते हैं। सबसे शॉकिंग एग्जांपल है F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम, जिसका टोटल लाइफ टाइम कॉस्ट 1.7 ट्रिलियन डॉलर एस्टिमेट किया गया। ये हिस्ट्री का सबसे महंगा मिलिट्री प्रोजेक्ट है। याद होगा इराक वॉर 2003 से 2011 के दौरान यूएस ने 2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा स्पेंड किया सिर्फ वॉर में। स्पेंड मतलब इसमें 138 बिलियन से ज्यादा सिर्फ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को मिले, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, रिकंस्ट्रक्शन के नाम पे। हैलिबर्टन जैसे कंपनीज को नो बिड कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, मतलब कंपटीशन भी नहीं, डायरेक्ट आप ही ले लो। ये कंपनीज लॉस नहीं करती है। जानते हो क्यों? क्योंकि उनका कस्टमर गारंटीड है। और वो कौन है? हमारा गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट पैसे देता है टैक्स पेयर्स का, मतलब इनडायरेक्टली पब्लिक का पैसा ट्रांसफर होता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में। बस सोच कर देखो। और सबसे डेंजरस चीज क्या है? जितना वॉर लंबा चलेगा ना, उतना इन्हें प्रॉफिट होता है। मतलब वेपन्स खत्म तो और ऑर्डर, इक्विपमेंट डैमेज तो रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, न्यू थ्रेट्स और एडवांस सिस्टम। ये एक एंडलेस रेवेन्यू लूप बन चुका है। और तो और ये कंपनीज लॉबिंग पे मिलियंस खर्च करती है ताकि पॉलिसीज उनके फेवर में रहे। मतलब सिंपल है, जो वॉर से प्रॉफिट कमा रहे हैं वही इनडायरेक्टली वॉर के डिसीजन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सोचकर देखो, आपने तो देखा हो, जब वॉर स्टार्ट होता है आम लोग डर जाते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट
रिएक्ट करता है एक्साइटमेंट के साथ, स्पेशली डिफेंस सेक्टर का। चलो डेटा बता दो। 2022 में जब रशियन यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तब लॉकहीड मार्टिन का स्टॉक लगभग 25% ऊपर गया। दूसरी तरफ नॉर्थरॉप ग्रुमेन का 20% और रेथियन का 18%। और ये भी सब बस कोइंसिडेंस नहीं है, ये कुछ विक्स के रिजल्ट बता रहा हूं। इन्वेस्टर्स जानते हैं कि वॉर का मतलब क्या है। इमरजेंसी बजट, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड गारंटेड डिमांड। और सबसे महंगा और सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग जो है वो है गवर्नमेंट बैक्ड पेमेंट, मतलब जिसमें कोई रिस्क ही नहीं होता। इसलिए डिफेंस स्टॉक सिर्फ बेट्स कहलाते हैं। ये बन जाते हैं एक वॉर टाइम भी। सिर्फ डिफेंस नहीं, ऑयल प्राइसेस भी स्पाइक करते हैं। अगर आप फोकस करो तो समझ में आएगा। कमोडिटीज भी स्पाइक करती है। जो इन्वेस्टर्स पहले से पोजीशन्ड होते हैं वो बिलियंस कमा सकते हैं। अब सोचो, जब फाइनेंशियल सिस्टम वॉर से प्रॉफिट जनरेट करता है तो क्या वो सिस्टम वॉर को डिस्करेज करेगा? कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। तो बस रिजल्ट ऑब्वियस है, वो साइलेंटली बेनिफिट प्रोवाइड करता है। और यहाँ एक और डार्क लेयर है। पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स जिसमें आम लोग इन्वेस्ट करते हैं वो भी इनडायरेक्टली डिफेंस कंपनीज में इन्वेस्टेड होते हैं। मतलब एक आम इंसान भी वॉर का पार्ट बन रहा है अननोइंगली। ये मॉडर्न कैपिटलिज्म का ब्रूटल ट्रूथ है। वॉर अब सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं, एक फाइनेंशियल सिग्नल बन चुका है। वॉर्स को ऑफिशियली आइडियोलॉजी, सिक्योरिटी या टेररिज्म के नाम पे जस्टिफाई किया जाता है, लेकिन अगर आप मैप को देखो तो एक पैटर्न दिखेगा। ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स उन जगहों पे होते हैं जहां वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। कभी मार्क किया आपने? चलो हिस्ट्री बताता हूं। 2003 इराक वॉर के टाइम इराक के पास 140+ बिलियन बैरल्स ऑयल रिजर्व थे, वर्ल्ड के टॉप रिजर्व में से एक। वॉर के बाद इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते गए और ऑयल फ्लो का कंट्रोल शिफ्ट हो गया। कहां? वो आपको बताया। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में 2001 के बाद वॉर स्टार्ट हुआ। ऑफिशियल रीजन क्या था? टेररिज्म। लेकिन लेटर स्टडीज ने क्या शो किया कि अफगानिस्तान के पास 1 to 3 ट्रिलियन डॉलर के मिनरल्स है, जैसे कि लिथियम, कॉपर, रेयर अर्थ मेटल्स, जो मॉडर्न टेक और ईवी इंडस्ट्रीज के लिए क्रिटिकल है। और इसके भी कंट्रोल फिर कहां चले गए? आपको पता है। फिर आता है अफ्रीका के कॉन्गो रीजन में कॉन्फ्लिक्ट्स का लिंक, जो कि कोबाल्ट से जुड़ा है। दुनिया का 70% कोबाल्ट वहीं से आता है। ये स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन लोकल वर्कर्स को मिलता क्या था? $1 से $2 पर डे, जबकि ग्लोबल कंपनीज इससे बिलियंस कमाते थे। और इसका भी कंट्रोल कहाँ गया? हम सबको पता है। मतलब देखो तो पैटर्न क्लियर है। रिसोर्स रिच रीजन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फॉरेन इंटरवेंशन एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। मतलब ये कोइंसिडेंस नहीं लगता, ये लगता है एक स्ट्रैटेजिक टारगेटिंग। वॉर के नैरेटिव कुछ भी हो, फाइनल आउटकम अक्सर होता है इकोनॉमिक कंट्रोल, जो आज के डेट में हम क्लियरली देख सकते हैं। अब बात यह समझ आती है कि वॉर सिर्फ बॉम्ब और बुलेट्स नहीं होते, ये इकोनॉमीज को भी डिस्ट्रॉय करती है। और सबसे पावरफुल टूल है डेब्ट। जब एक कंट्री वॉर में जाती है उसका स्पेंडिंग एक्सप्लोड करता है। ये पैसा कहां से आता है? लोन से। यूएस के नेशनल डेब्ट 2000 में 5.7 ट्रिलियन था डॉलर में। 2023 तक ये 33 ट्रिलियन डॉलर हो गया। और ईरान और अफगानिस्तान वॉर्स के कॉम्बाइंड लॉन्ग टर्म कॉस्ट को अगर एस्टिमेट करो तो ये 8 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। मतलब इंटरेस्ट और वेटरन केयर की कॉस्ट मिलाकर। डेवलपिंग कंट्रीज के केस में सिचुएशन और डेंजरस होता है वॉर के बाद। जी हाँ, अगर आप देखो तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होते हैं, इकोनॉमिक कोलैप्स होता है, लोन्स लेने पड़ते हैं IMF या वर्ल्ड बैंक से। मतलब बात ये समझ आई कि वॉर के बाद कंट्री फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो नहीं रहती। ये सिस्टम बनता है मॉडर्न इकोनॉमिक कंट्रोल का, जहाँ बिना डायरेक्ट कॉलोनाइजेशन सब कुछ होता है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट करते हैं इंटरेस्ट के थ्रू। गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है डेट रिपे करने के लिए। और आम लोग, उनका क्या? वो डबल सफर करते हैं। आम जनता की ये सफरिंग्स वॉर के दौरान और वॉर के बाद भी इकोनॉमिक बर्डन से होता है। ये एक साइलेंट सिस्टम है जहां वॉर के बाद भी एक्सप्लॉयटेशन खत्म नहीं होती, बस फॉर्म चेंज हो जाता है। मजे की बात यह है कि वॉर्स बॉम्ब से पहले स्टार्ट नहीं होती, पहले नैरेटिव से स्टार्ट होती है। पब्लिक सपोर्ट के बिना मॉडर्न वॉर पॉसिबल ही नहीं है। और पब्लिक को कन्विंस करता कौन है? हमारा आज का मीडिया, जैसे कि हमारे पास है ना गोदी मीडिया। इराक वॉर से पहले वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नैरेटिव अग्रेसिवली पुश किया गया। अगर हम न्यूज़ देखते हो तो पता होगा
मेजर न्यूज नेटवर्क ने इसको एम्पलीफाई किया। बाद में ये क्लेम्स फॉल्स प्रूव हुए, लेकिन तब तक वॉर स्टार्ट हो चुका था। मीडिया का रोल यहाँ पे सिंपली दिखता है, फियर क्रिएट करो, एनिमी इमेज बिल्ड करो, अर्जेंसी जनरेट करो और बस काम हो जाता है। जब पब्लिक बिलीव कर लेती है कि वॉर नेसेसरी, तब गवर्नमेंट्स इजीली एक्शन ले सकती है। मतलब साइकोलॉजी यूज करके देखो तो यहाँ पे होता क्या है, या तो तुम हमें अटैक करो या वो हम तुम्हें अटैक करेंगे। ये बाइनरी थिंकिंग क्रिएट करता है जिसमें वॉर इन द एंड लॉजिकल लगने लगता है। और जब वॉर स्टार्ट हो जाता है, मीडिया नैरेटिव शिफ्ट हो जाता है। और ये कुछ फेमस नैरेटिव्स है लाइक पैट्रियोटिज्म, हीरोइज्म एंड सैक्रिफाइस। वेल, ये तीन चीजों से होता क्या पता है? इससे लोगों का क्वेश्चंस कम हो जाता है, कभी कभी तो खत्म हो जाता है। लोग ये पूछने लायक नहीं रहते कि किसने किया, क्यों किया और कैसे हुआ। बस सफरिंग्स एंड सफरिंग्स। वॉर का रिजल्ट क्या होता है? वॉर सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन नहीं रहता, पब्लिकली एक्सेप्टेड नेसेसिटी बन जाता है। और यही सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन है, या तो उसका सोर्स या फिर उसका रिजल्ट। वेल, अगर आपको लगता है कि वॉर सिर्फ कंट्रीज लड़ती है, तो आप आधा सच देख रहे हो। असल में वॉर्स डिजाइन किए जाते हैं, फंड होते हैं और सस्टेन होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बिलियंस कमा रहा होता है जब दुनिया जल रही होती है। अगर आपको यह सच पावरफुल लगा तो फॉलो करो, क्योंकि असली दुनिया के सीक्रेट्स अभी बाकी है। वेल फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस मैटर को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, और शायद वो अगला वीडियो इस वीडियो का सेकंड पार्ट होगा। मिलते हैं, सी यू सून।